Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक नई कंडीशन के साथ। जो कंडीशन है हमारी गोइटर, ये बेसिकली हमारे थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर की कंडीशन है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी हमारी दो ग्लैंड हम पढ़ सकते हैं जो होती हैं। नंबर 1 पे आती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों सबसे पहले में समझना बहुत जरूरी है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का क्या एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबिलिटी या उसको मेंटेन करके रखता है। तो उसके अंदर हम दो ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है एक्सोक्राइन और दूसरी क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपने सिक्रीशन डायरेक्टली किसी ऑर्गन के सरफेस पे या ऑर्गन में किसी डक्ट के थ्रू या डायरेक्टली दे सकती हैं। ये आती हैं, इसका हम एग्जांपल देखें तो जैसे स्वेट ग्लैंड, आपकी मेमोरी ग्लैंड, और एक आती है हमारी टीयर्स जिसको हम बोलते हैं लेक्राइमल, दूसरी होती है पीनियल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपने सिक्रीशन ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर डालती हैं या ब्लड और लिम्फ के अंदर सिक्रीट करती हैं, दोस्तों। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक सबसे पहले आते हैं हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक आता है हमारा इसमें हाइपोथैलेमस, दूसरा आता है इसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके दो पार्ट होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर आती है कुछ हमारी बॉडी की जो फीमेल लेडी में होती हैं ओवरीज। तीसरा आता है इसमें टेस्टिस। फिर आती है थाइमस ग्लैंड। ऐसी ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जो अपना अपना अलग अलग देर अपने फंक्शन करती हैं। इसी में से हम पढ़ने वाले हैं इसके डिसऑर्डर। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर बेसिकली आते हैं जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर होते हैं वो एक आता है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम गोइटर। गोइटर ऐसी कंडीशन है जिसको लोग ज्यादातर क्या करते हैं नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, जी हाँ हाइपोथायरॉयडिज्म। तीसरी कंडीशन आती है दोस्तों हाइपर थायरॉयडिज्म। इन्हीं तीन कंडीशन में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोइटर। तो दोस्तों गोइटर क्या होता है? गोइटर को कुछ लोग आम भाषा में घेंगा रोग भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गलगंड, या इसको अगर हम मेडिकल भाषा में नाम लें, मेडिकल लैंग्वेज में अगर इसका नाम लें तो इसको हम बोलते हैं गोइटर। गोइटर होता क्या है, लोग क्यों इसको जानने की कोशिश करते हैं, या फिर लोग इसको नजरअंदाज क्यों करते हैं, या फिर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर क्यों नहीं ले पाते। दूसरा क्या है कि इसको होता किस वजह से, ये सब इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या मैनेजमेंट है, इसको हम डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं, वो इसमें पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज गोइटर। गोइटर क्या है? गोइटर क्या होता है कि अबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड का, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आपको बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगी। अगर हम इसमें शॉर्ट में इसको हम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, या हम बोल सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। दूसरी बात आती है दोस्तों इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके कारण हम बेसिकली जाने तो सबसे पहले आता है इसका आयोडीन डेफिशिएंसी। जी हाँ, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी
जो लोग या जो कोई भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपने डेली वेज में क्या करते हैं, आयोडीन की अमाउंट को कम कर देते हैं, या उनको उनकी जो डेली इंटेक होता है आयोडीन का उसके अमाउंट पूरा नहीं हो पाता, या बोल सकते हैं डेली इंटेक उनका पूरा नहीं हो पाता। अब कितना डेली इंटेक चाहिए आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। जो 150 mcg मीन्स इसका मतलब होता है माइक्रोग्राम। दूसरा आता है, ये होता है 150 mcg एडल्ट के लिए, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके लिए कितना होता है 150 माइक्रोग्राम। दूसरा आता है 200 mcg, ये होता है प्रेग्नेंट लेडी को। प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, इसकी अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है। जब भी इसका अमाउंट 50 mcg से कम जाएगा तो पेशेंट को थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह आता है अगर इससे पेशेंट कम ले। ठीक है, फिर बात आती है दूसरे कारण की। दूसरा कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? दूसरे कारण हो सकते हैं थायराइड का कैंसर। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है इसका थायराइड का कैंसर। थायराइड कैंसर, जब भी हमारे हेल्दी टिश्यू, थायराइड ग्लैंड के जो भी हेल्दी टिश्यूज होते हैं, अगर उनमें कैंसर सेल्स फॉर्म हो जाए, या कोई नोड्यूल्स फॉर्म हो जाए, या मल्टीपल नोड्यूल्स फॉर्म हो जाए, या कोई गांठ बन जाए, उसी को हम बोलते हैं थायराइड कैंसर। अब ये क्या होता है थायराइड कैंसर, जिसमें जब भी थायराइड ग्लैंड के हेल्दी टिश्यू के पास मैलिग्नेंट सेल, जिसको हम बोलते हैं कैंसर सेल्स, वो उत्पन्न हो जाए या उसको फॉर्म हो जाए या फॉर्म हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे थायराइड कैंसर। इसको हम बोल सकते हैं मैलिग्नेंट सेल। ठीक है, तीसरा कारण आता है इसका, तीसरा कारण आता है दोस्तों इसका गोइट्रोजन। आपने बहुत बार सुना होगा, बुकों में पढ़ा होगा, पर आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप हेजिटेशन की वजह से अपने टीचर से नहीं पूछ पाते हैं। तो मैं बताता हूं आपको गोइट्रोजन होता क्या है। गोइट्रोजन हमें दो तरीके से मिलता है, 2 टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है न्यूट्रिशनल, दूसरा होता है मेडिसिनल। मेडिसिनल, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन, क्या मतलब गोइट्रोजन क्या है, हमारी बॉडी में जो गोइटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी डाइट ले रहे हैं, कोई भी डाइट से मतलब जैसे किससे मिलता है हमें गोइटर प्रोड्यूस करने वाले जो गोइट्रोजन है हमें किससे मिलते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं तो कैबेज से, पत्ता गोभी जिसको आप बोलते हैं। दूसरा हम बोले पालक, जिसे हम स्पाइनच बोलते हैं। तीसरा हम बात करेंगे सोयाबीन। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग इन तीनों वेजिटेबल्स का या ज्यादा यूज करेगा, नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा खाएगा, या जो इनको ज्यादा खाना पसंद करता है, तो उन लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनको लिमिटेड अमाउंट में ये चीजें खानी चाहिए। वरना ये क्या करेंगी, आपकी बॉडी में जाकर T3 और T4 का प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मेडिसिनल। मेडिसिनल गोइट्रोजन कौन से होते हैं? मेडिसिनल गोइट्रोजन वो होते हैं जो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं, और वो किससे आते हैं? आपकी मेडिसिन से। जो पेशेंट लिथियम का यूज करते हैं, दूसरा है इसमें ग्लूको कोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तीसरा आता है दोस्तों इसमें डोपामिन। ठीक है, लिथियम, कुछ पेशेंट क्या करते हैं इस मेडिसिन का यूज अपने मूड डिसऑर्डर के लिए या डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं, जबकि ये मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, वरना ये बॉडी के अंदर क्या करती है हार्मफुल इफेक्ट कर सकती है। दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या ट्रीट करते हैं। तीसरे मेनली जो पेशेंट होते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जिनको गठियाबाई की प्रॉब्लम होती है, उनको किसी ने बोला है कि आप ये मेडिसिन खा लो या कोई इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन खा लो तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उस मेडिसिन से कुछ टाइम के लिए तो क्या होता है आराम मिल जाता है, पर उस मेडिसिन का क्या होता है कुछ पेशेंट्स को आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ कंडीशन ये 60 ईयर्स ऑफ एज तक जाके दिक्कत कर सकती है। मतलब क्या है कि जो 60 साल के ऊपर वाले जो पर्सन होते हैं उनको क्या कर सकती है
दिक्कत कर सकती है। फिर बात आती है डोपामिन। डोपामिन का कंडीशन ये है कि जो हमारे क्या स्टिमुलेंट, ये क्या करती है, हमारी कार्डियक स्टिमुलेंट ड्रग होती है, जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं उसकी हार्ट रेट बढ़ाने के लिए, बीपी बढ़ाने के लिए, इनका लो बीपी की कंडीशन रहती है। पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो बार बार हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते, और कुछ मेडिसिन अपने पेपर जो डॉक्टर ऑर्डर्स होते हैं उनको बार बार मेडिकल, बाहर से मेडिकल से लेके हॉस्पिटल में ना जाकर के वापस मेडिसिन लेके, और इसको इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। ये मेडिकेशन होती हैं जो हमें गोइटर की प्रॉब्लम को कर सकती हैं, गोइट्रोजन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर आता है दोस्तों इसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, बेसिकली जब हमारी हमारी एंटीबॉडी हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करने लगती है। इसमें बेसिकली जो हमारी एंटीबॉडी है आईजीजी, ये क्या करती है, हमारी बॉडी के, हमारे थायराइड ग्लैंड के हेल्दी टिश्यूज के ऊपर, हेल्दी टिश्यूज हेल्दी टिश्यू के ऊपर डायरेक्ट क्या करती है, आके अटैक करती है, जिसमें क्या करती है, थायराइड को ओवर फंक्शन के लिए रिग्रेट सॉरी ओवर फंक्शन करने के लिए बोलती है, मजबूर करती है, जिसमें क्या करता है, थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में टीएसएच, थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में क्या करती है, थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती है। थायराइड हार्मोन कौन सा होता है, हमारे T3 और T4। जब वो बार बार उसको सिक्रीट करेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम बोल सकते हैं ग्रेव डिजीज, इसको हम एक कंडीशन में बोल सकते हैं ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज होती है। और ग्रेव डिजीज क्या है, ग्रेव डिजीज एक हमारा क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो नॉर्मल से होकर के क्या होता है, उसका उसमें स्वेलिंग हो सकती है, उसमें इनलार्जमेंट हो सकता है। दूसरा हम बोल सकते हैं जो इनलार्जमेंट हो सकता है, वो किस वजह से होता है, हमारी इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी के कारण, खुद की इम्यूनिटी के कारण क्या होगा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने पांचवा कारण पढ़ा, ग्रेव डिजीज। इस ग्रेव डिजीज को हम आगे पढ़ते चलेंगे, इसके बेसिकली पूरा टॉपिक, इसका पूरा मैं लेक्चर बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे जेनेटिक किस तरीके से हो सकता है। जेनेटिक में बेसिकली बताऊं तो आपको, जिन लोगों को आयोडीन मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को आयोडीन मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है, ये क्या करते हैं, अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर इजीली हो सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक आयोडीन मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम। दूसरा आता है इसमें होशिमोटो डिजीज। होशिमोटो डिजीज, ये भी क्या है, होशिमोटो डिजीज क्या है, ये भी एक तरह का है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या करता है, जो हमारी इम्यूनिटी की जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है, वो डायरेक्टली क्या करती है, हमारे थायराइड ग्लैंड के हेल्दी टिश्यूज के ऊपर जाके डायरेक्ट अटैक करती है, और धीरे धीरे क्या करती है, स्लोली स्लोली हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रक्शन करती है, मतलब डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसको हम बोलते हैं होशिमोटो डिजीज। ठीक है, तो दोस्तों इसके कुछ कारण थे जो हमने पढ़े हैं। अब इसके हम बारे में बात करते हैं, थोड़े से एक दो कारण है इसके, जिसको हम बोलते हैं थायराइडाइटिस। एक होता है थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक ये कारण हो सकता है दोस्तों।
दूसरा होता है इसका एक कारण प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जब क्या होता है, एससीजी का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जब बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी के अंदर क्या होता है, एससीजी का अमाउंट इंक्रीज होता है, तब ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है हार्मोन के प्रोडक्शन को। तब उसी कारण क्या होते हैं कि हमारा जो थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, T3 और T4। अब आती है बात इसके टाइप्स की। सबसे पहले इसका टाइप्स है दोस्तों, सिंपल, जिसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो साइज बढ़ने लगता है, या हम बोल सकते हैं थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है, या उसमें कोई नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, या मल्टी नोड्यूल्स फॉर्म होने लगते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डिफ्यूज होने लगता है, तो उसको हम बोल सकते हैं सबसे पहले नोड्यूलर। नोड्यूल क्या होता है कि जब थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई नोड्यूल फॉर्म हो जाए, सिंगल नोड्यूल फॉर्म हो जाए, या लोब के अंदर, जैसे मैं एक डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या है, बटरफ्लाई शेप का एक स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का। इसके अंदर कोई भी लोब में कोई नोड्यूल फॉर्म हो जाए, ये नीचे लो वाले लोब में नहीं, या कहीं पे भी बॉडी के अंदर इसके स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी क्या है, कोई नोड्यूल फॉर्म हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नोड्यूलर गोइटर। दूसरा आता है इसी के अंदर, सिंपल के अंदर ही, एक तो फॉर्म ये हो गई इसकी, दूसरी फॉर्म हो गई इसकी हाइपर प्लास्टिक। हाइपर प्लास्टिक का मतलब होता है कि जब थायराइड ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ करने लग जाए। ठीक है, जब थायराइड ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ करने लग जाए, उसको हम बोल सकते हैं हाइपरप्लास्टिक, या सेल का साइज बढ़ने लग जाए, उसको हम बोल सकते हैं हाइपरप्लास्टिक गोइटर। दूसरे हम टाइप की बात करते हैं दोस्तों इसके, दूसरा टाइप है इसका दोस्तों टॉक्सिक, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज। और इसके भी क्या होते हैं, इसके अंदर भी एक मल्टी नोडुलर, एक, देखो सबसे पहले टॉक्सिक और डिफ्यूज क्या होता है। टॉक्सिक और डिफ्यूज क्या होता है कि इसके अंदर क्या हो, जब थायराइड ग्लैंड का अब नॉर्मली साइज बढ़ने लग जाए, या हम बोल सकते हैं इसका जो लोब होता है, उसमें उसका साइज इंक्रीज होने लग जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूज और टॉक्सिक। अगर वही हम बात करें इसके मल्टी नोडुलर की, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर या थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स फॉर्म होने लगते हैं इस तरीके से दोस्तों। बट इन नोड्यूल्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्मर डिजीज। जी हाँ, पल्मर डिजीज। देखो पल्मर डिजीज क्या होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स फॉर्म होने लग जाए और उसमें स्वेलिंग होने लग जाए, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मर डिजीज। तीसरा आता है दोस्तों इसमें नियोप्लास्टिक गोइटर। जी हाँ, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिनाइन गोइटर। इसमें भी दो टाइप होते हैं दोस्तों। दूसरा आता है इसमें मैलिग्नेंट गोइटर। अब बिनाइन और मैलिग्नेंट में अंतर क्या है, बिनाइन और मैलिग्नेंट में अंतर यही है सिर्फ, एक में कैंसरस सेल्स फॉर्म होती है और एक में नॉन कैंसरस सेल्स फॉर्म होती है। जो बिनाइन गोइटर है
इसके अंदर क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या है कि नॉन कैंसर सेल्स ग्रोथ करने लग जाती हैं, और मैलिग्नेंट गोइटर के अंदर क्या होता है, इसमें कैंसर सेल्स ग्रोथ करने लगती है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके अदर्स में जाके, जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक, जो मोस्टली लोगों को होता है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। उसका नाम है दोस्तों एंडेमिक, एंडेमिक गोइटर। और अगर हम इसका, अगर एग्जाम में आता है कि इसका अनदर नेम क्या है या फिर अलग नेम से आता है, तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, कोलोइड गोइटर। इसका जो प्रीवेलेंट रेट है दोस्तों, प्रीवेलेंट रेट है जो इसका, वो होता है 1:1, मीन्स मेल को भी होगा और फीमेल को भी होगा, दोनों में किसी को भी हो सकता है। पर होता किस वजह से है दोस्तों, ये होता है न्यूट्रिशनल आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। जी हाँ, न्यूट्रिशनल आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। सबसे कॉमन और सबसे जल्दी होने वाला गोइटर यही है, जिसमें क्या करते हैं कुछ लोग, इसको नजरअंदाज भी करने की कोशिश करते हैं। उसमें गले में छोटी सी गांठ हो गई, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, उसमें क्या करेंगे, सर इसमें तो थोड़ा सा मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, इसमें गांठ सी है, मेरे को फील नहीं हो रही है। तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, सुपरविजन रखने के लिए बोलता है कि आप इसका क्या है, थोड़ा सा अब इसका साइज इंक्रीज नहीं हुआ ना, ये उसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, इसमें बोलते हैं कि आपको इसका क्या करना है, आपको इसकी थोड़ी सी आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, सुपरविजन रखना है। अगर इसका साइज बढ़ता है या इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो आपको क्या करना है, कंसल्ट लेना है। इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें फिर आगे आगे आने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर, इसमें हम कंसल्टेंसी के लिए डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेशेंट को बोला जाता है कि आप इसको आगे आगे टाइम में आगे दिखा सकते हैं, या इसको आप 10 दिन बाद दिखाइए, या फिर बोलते हैं कि 15 दिन बाद दिखाइए इसको, तभी इसका तभी पता लग पाएगा, जब इसकी बाद में क्या होगी, बायोप्सी कर पाएंगे, हम इसके बाद में फर्दर डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हम रिस्क फैक्टर की। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, इसके ये होने के चांसेस किन किन को हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हमने करा, सबसे पहले इसके जो कारण थे, क्या क्या कारण थे इसके, सबसे पहले उनको हो सकता है, जो लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, आयोडीन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आयोडीन अवॉइडेंस। दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी में होने के चांसेस बढ़े रहते हैं। तीसरा है इसका एज फैक्टर, एज फैक्टर, एज फैक्टर बोलो तो 60 साल से ऊपर, 60 ईयर्स अबव ऑफ एज। ये इसके क्या हो गए दोस्तों, रिस्क फैक्टर हो गए। हम बात करेंगे इसके अब साइन एंड सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किन किन लोगों के क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, और किन किन सिम्टम्स का लोगों को सामना करना पड़ता है, और इसके क्या क्या आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो सब चीजें हम इसमें भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिम्टम्स देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट को इनिशियल स्टेज में गोइटर फॉर्म होता है, या गोइटर की सेल्स में, गोइटर के टिश्यू में कोई इन्फ्लामेशन होती है, या इनलार्जमेंट होता है, या कोई इसमें चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, टेंडरनेस, टेंडरनेस होगी। दूसरा क्या होगा, पेशेंट को नेक के लोअर हिस्से में क्या होगा, थोड़ा सूजन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग इन द लोअर नेक। तीसरी अगर हम बात करें, जब भी पेशेंट क्या करेगा, कुछ खाने की कोशिश करेगा, कुछ निगलने की कोशिश करेगा, पेशेंट को कठिनाई होगी, ये ध्यान रखना, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नोट्स बनाते रहिएगा साहब, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है,
दूसरा है पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, जब भी आपके नेक में कोई प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर वो नेगेटिव प्रेशर भी लगाएगा आपके ट्रैकिया को, आपकी जो श्वास नली है उसको भी क्या करेगा, ये सप्रेस करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब आप लोगों ने क्या किया, ये तो नॉर्मली हमने फंक्शन देख लिए, ये सॉरी सिम्टम्स देख लिया, अब उसमें क्या क्या हो गए, इसमें थ्रोट पेन हो सकता है। एक चीज और दोस्तों, जो गोइटर की समस्या है, ये गोइटर की समस्या दोनों में हमें देखने को मिल सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। ये बेसिकली चीज है, ये कॉमन सी चीज है, कॉमन सेंस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ये हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में देखने को मिल सकता है। तो इसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, इसमें मैं लिख देता हूं अलग से, चलो इसको मैं अलग से ऊपर लिखता हूं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। इन हाइपोथायरॉयडिज्म क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो उसमें चेंजेस सबसे पहले आएंगे, पेशेंट की हार्ट रेट क्या हो जाएगी, स्लाइटली एलिवेट, एलिवेट हो जाएगी दोस्तों। दूसरा है बीपी पेशेंट का, इसमें क्या होगा, जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या मिलेगा, स्लाइटली रेज, सिस्टोलिक प्रेशर क्या मिलेगा दोस्तों, स्लाइटली रेज मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर कम मिलेगा, ध्यान रखना, डायस्टोलिक प्रेशर क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं डिक्रीज। अगर हम बात करें तो हमारे कार्डियो से रिलेटेड, अगर हम जीआई सिस्टम से बात करेंगे तो जीआई सिस्टम से रिलेटेड, जीआई सिस्टम से रिलेटेड क्या होगा, उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और क्या होगा आप बताइए, सोचिए, कमेंट कीजिए प्लीज, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कमेंट करो, कमेंट में आप बता सकते हैं। इसमें ड्राई स्किन हो सकती है पेशेंट को, जी हाँ, ड्राई स्किन हो सकती है, और बताइए और क्या होगा, ड्राई स्किन हो गई, और बताइए, बताइए, इसमें होगा अनएक्सप्लेन वेट गेन हो सकता है। ये तो हो गए हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म के। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, बात करते हैं दोस्तों। अब जस्ट जब हमने बात की है हाइपोथायरॉयडिज्म की, और जितने भी सिम्टम्स हम देखने हैं या हमने लिखे हैं, अभी जस्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसके अपोजिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम देखने को मिलेंगे, सबसे पहले इसमें पेशेंट को हमें क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया, ठीक है। दूसरा इसमें बीपी हमें पूरा इंक्रीज मिलेगा, बीपी इंक्रीज। तीसरा में इसमें जीआई से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, जी हाँ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाएंगे। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाएंगे तो उसके किसको कॉज करता है दोस्तों, डायरिया को। ध्यान रखना, 2 मिनट यहीं पर रहिए, सिर्फ 2 मिनट आप रुके रहिए। डायरिया कोज करता है, देन अगर डायरिया कोज होगा तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, जी बिल्कुल डिहाइड्रेशन होगा। अब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो स्किन कैसी हो जाएगी दोस्तों, स्किन ड्राई। स्किन ड्राई नहीं होने वाली इसमें, ये सोचना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है,
T3 T4 का लेवल बढ़ रहा है, तो इसमें कैसी हो सकती है स्किन? मॉइस्ट। इसमें स्किन हो जाएगी मॉइस्ट। दूसरी अगर हम बात करें नेल्स, तो एक्सप्रेशन लेस हो जाएंगे नेल, एक्सप्रेशन लेस। ये इसके आ गए अदर सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में अपने अलग अलग सिम्टम्स देखे, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग सिम्टम्स देखे, में बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको कौन कौन सी कंडीशन पढ़नी है या कौन सी कंडीशन के बारे में और ब्रीफली जानना है, दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं हम इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोस हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिए। इसके इनिशियल सिम्टम्स के दौरान हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और कौन से टाइम पे हमें इलाज कराना चाहिए, कौन से टाइम पे हमें इसका डायग्नोस कराना चाहिए, ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। तब बात आती है डायग्नोस की। दोस्तों डायग्नोस करते कैसे हैं? डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर आपसे क्या पूछेगा, ये समस्या आपको कब से हो रही है, कब से हो रही है, कितना टाइम हो गया, दर्द तो नहीं रहता है, या आपको खाने में प्रॉब्लम होती है, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों हिस्ट्री कलेक्शन। पूछता है कि नहीं पूछता है पेशेंट से डॉक्टर, इसको बोलते हैं हम हिस्ट्री कलेक्शन। आपसे पूछेगा पास्ट हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपके घर में किसी को तो नहीं है, ये सब कंडीशन, ये जितनी भी हिस्ट्री है आपसे ले लेगा पेशेंट, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने स्मार्टली डॉक्टर वर्क करते हैं। दूसरी बात आती है फिजिकल एग्जामिनेशन, आपसे बात करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका एग्जामिनेशन हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, इसमें हम इंस्पेक्शन करेंगे आपके थ्रोट का। देन बात आती है दोस्तों थायराइड अल्ट्रासाउंड की। थायराइड अल्ट्रासाउंड, इसमें हम साइज चेक करते हैं टू विजुअल या टू डायग्नोज द साइज ऑफ, टू डायग्नोज द साइज, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीटी स्कैन और एमआरआई की। इसमें हम ये देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज कितना बढ़ चुका है, कितना स्प्रेड हो चुका है, वो आपकी चेस्ट तक कितना पहुंचा है, या आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको कितना अफेक्ट कर रहा है। ये सब हम किस में स्टडी करेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई में। फिर बात करते हैं हम रेडियो एक्टिव अपटेक की। रेडियो एक्टिव अपटेक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पेशेंट की वीन्स के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं, और तब पता लगा जाता है कि उसका जो थायराइड है वो कितना वर्क कर रहा है, कितना फंक्शन कर रहा है, और कितना हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। तो दोस्तों ये आगे इनके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। लास्ट में हम बात करते हैं एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं फॉर्म हो रखा है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्वेलिंग हो रही है थायराइड ग्लैंड के अंदर। तीसरे हम बात करते हैं बायोप्सी की। जी हाँ, बायोप्सी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम में ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई कैंसरस सेल्स फॉर्म तो नहीं हो गई है, समझ आ रहा है। कैंसरस सेल्स का डिटेक्शन करने के लिए, मैलिग्नेंट सेल का डिटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। तो दोस्तों ये सब टेस्ट किए जाते हैं जब भी आप गोइटर की स्टडी करते हैं, गोइटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं या मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन तो सबसे पहले आपको यही समझ आ गया होगा, अपना इतनी देर से आप क्या कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि इसमें सबसे जो कमी हो रही है वो किसकी हो रही है, आयोडीन की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक इंग्लैंड का जर्नल अभी क्या है रिलीज हुआ है, उसने क्या अभी रिसर्च किया है जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड जर्नल। गूगल कर लेना दोस्तों इसको, और जर्नल को डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। जर्नल ऑफ स्टडी ये हुआ है अभी। इसमें रिसर्चर ने क्या फाइंड आउट किया है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर उन्होंने बताया है कि
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को या नॉर्मल एडल्ट को कितना आयोडीन एक दिन में लेना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 300 से 400 mcg माइक्रोग्राम एक दिन में लेना चाहिए। समझ आया? 300 से 400 mcg पर डे के हिसाब से आयोडीन का अमाउंट पूरा करना चाहिए। डेली इनटेक में आप अपना बढ़ा दीजिए, आप कितना ले रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना सफर कर सकते हैं आप भी गोइटर से। दूसरी हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, जो बात आती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल में मेडिसिन आती है थायरोक्सिन। जी हाँ, बहुत से पेशेंट को आपने देखा होगा कि थायरोक्सिन की टैबलेट लेते हैं, किस टाइम लेते हैं, कब करते हैं, क्या खाते हैं। तो उसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले थायराइड की, जो थायराइड की मेडिसिन आप घर में देखते हैं, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी को कोई कंडीशन तो नहीं हो रही है, तो ये देखी जाती है थायरोक्सिन, जिसका नाम है लिवोथायरोक्सिन। इसके अंदर पढ़ सकते हैं हम लिवोथायरोक्सिन। अब इसकी बात करते हैं, ये डोज कितनी है, कब लेनी है, कितना चाहिए, कितना पेशेंट को चाहिए होता है, ये सब चीजें आपके मन में डाउट बन रहा होगा या पेशेंट को भी डाउट रहता है लेने किस हिसाब से है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई भी मेडिकेशन आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, और आप अगर नर्स हैं तो आपको ये प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर के किसी भी पेशेंट को आपको प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। तो इसकी अगर मैं डोज की बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर स्टडी पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, नॉट फॉर मेडिसिन। तो इसकी हम डोज की बात करते हैं, तो इसकी डोज जो होती है mg/kg, 1.7 mg/kg की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी मेडिकेशन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, 1.7 mg/kg के हिसाब से मेडिकेशन दी जाती है। अगर हम इसकी दूसरी मेडिकेशन की बात करें, दूसरा मेडिकेशन होती है मैथिमाजोल या प्रोपाइलथायरोनिन की डोज आती है। दोस्तों ये मेडिकेशन, इसकी डोज दोनों की सेम ही रहेगी। जिसकी अगर हम डोज की बात करें तो मैं ऊपर लिख देता हूं, इसकी जो बेसिकली डोज आती है वो आती है 15 mg/kg। मेथिमाजोल की जो डोज है वो आती है 15 mg/kg। मेथिमाजोल की डोज है वो आती है 15 mg/kg। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, ये जो डोज है ये सिर्फ और सिर्फ माइल्ड केसेस के लिए है। किसके लिए दोस्तों है? माइल्ड केसेस के लिए। अगर हम इसकी डोज की बात और करें तो इसकी डोज और बढ़ा के कितनी कर देंगे हम, 30 से 40 mg/kg फॉर द, जिनको क्या है, मॉडरेट कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन। अब मॉडरेट कंडीशन है दोस्तों, तो फिर सीवियर भी जरूरी होगी किसी पेशेंट को। तो सीवियर की अगर हम डोज की बात करें तो उसकी डोज आती है दोस्तों 60 mg/kg। ठीक है दोस्तों, ये आती है फॉर सीवियर केसेस। अब ये डोज तो हमने क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए कौन से पेशेंट को कितनी डोज लेनी है। अगर बात, एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों, अगर हमें ये थायराइड ग्लैंड के जितने भी हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन है, गोइटर क्या कर सकती है, कोई कंडीशन को क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, अगर हम उसे मेंटेन करना हो तो कितनी डोज लेनी चाहिए। तो इसकी डोज दोस्तों होती है 5 से 30 mg/kg, 5 से 30 mg/kg वंस इन अ डे। दोस्तों जितनी भी डोज लिखी है, जितनी मेडिकेशन लिखी है, ये दिन में सिर्फ एक बार लेनी है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये डोज या ये जितनी मेडिकेशन हमने लिखी है यहाँ पर, जितनी हम लिखते जा रहे हैं, या हमने जितनी मेडिकेशन अभी पढ़ी है, मेथिमाजोल, प्रोपाइलथायरोनिन, या फिर हम बोल सकते हैं लिवोथायरोक्सिन या थायरोक्सिन हम बोलते हैं, ये मेडिकेशन जितनी भी होती हैं वंस इन अ डे, जिसको हम लिख रहे हैं इधर वंस इन अ डे, ये दिन में सिर्फ एक ही बार लेनी है। ठीक है दोस्तों,
अब दूसरे मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसका दूसरा मैनेजमेंट होता है दोस्तों सर्जरी। कुछ लोग तो सर्जरी से डर जाते हैं कि सर्जरी करेंगे तो उसके क्या होगा, थोड़े वाइटल बिगड़ जाएंगे। वाइटल किस वजह से बिगड़ते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, कि मैं तो हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, वहां पे पता नहीं कैसे करेंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, कितने चीर कांटा टाँका लगाएंगे या कितना कट लगाएंगे, कहीं थायरॉइड ग्लैंड पूरा तो नहीं निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी पूरी कंडीशन में थायरॉइड ग्लैंड को भी पूरा निकाल दिया जाता है। तो इसकी सर्जरी जो है दोस्तों होती है थायरॉइडेक्टमी। थायरॉइडेक्टमी, जी हाँ, थायरॉइडेक्टमी। इसको हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल भी कर सकते हैं, दूसरा आता है इसमें कंप्लीटली। कंप्लीटली, ठीक है दोस्तों। पार्शियल कौन सी कंडीशन में करेंगे? जो भी थायराइड ग्लैंड का लोब अफेक्ट होगा, समझ रहे हो, उसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। तो जो भी लोब अफेक्ट होगा तो उसको हम क्या करते हैं, पार्शली, या उसको हम रिमूव करते हैं, पार्शली सर्जरी करेंगे, उसको उतने पार्ट को कट कर देते हैं। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, जब ये कट हो जाता है तो पेशेंट ध्यान रखना हमेशा थायराइड हार्मोन थेरेपी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड रहता है पूरी जिंदगी भर। ये मैं आपको बता दूं। तो ये तो हो गई सर्जरी दोस्तों। एक बात आती है रेडियो एक्टिव, दूसरे का नाम है रेडियो एक्टिव रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी हाँ, रेडियो एक्टिव रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ टाइम तक क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो प्रोवाइड किया जाते हैं बॉडी के अंदर, या आयोडीन आपकी बॉडी थायराइड ग्लैंड तक पहुंचाए जाते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, आपकी थायराइड सेल्स जितनी भी होती हैं जो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही होती है उनको डायरेक्टली क्या करती हैं, किल करती हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू। रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू डायरेक्टली क्या करती है वो, या डायरेक्टली अटैक करती हैं आपकी एबनॉर्मल सेल्स के ऊपर। सेल्स के ऊपर क्या करती है, डायरेक्टली अटैक करती है। ये लिख लो, ठीक है। अब ये डायरेक्टली क्या करेंगी, अटैक करेंगी, तो वो जो आपकी एबनॉर्मल सेल्स बड़ी होती है उनको क्या कर देगी, ये डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी। पर जब आपकी रेडियो एक्टिव थेरेपी रुकेगी तब पूरी जिंदगी भर आपको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर आजीवन निर्भर रहना पड़ेगा। समझ आया? थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर जिंदगी भर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट जो टैबलेट्स आती हैं वो लगातार खानी होंगी, तभी आपका क्या है, थायराइड लेवल, जो थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आगे भी मैं इससे अच्छे टॉपिक आपके साथ डील करने वाला हूँ। इसी सिस्टम से रिलेटेड आगे नई कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म के साथ मिलते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।